हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सितारा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अनुसूचियाँ। तो ध्यान से सुनना, आप एक एक चीज़ अपन कवर करेंगे। अनुसूचियाँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना आप। मूल संविधान में आपको पता है कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बात करता है अगर वर्तमान की कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उसका अपन क्या जवाब देंगे? 12। मतलब 4 अनुसूचियां और ऐड कर दी गई हैं इसमें। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12। तो एक सवाल अपना यहीं से क्लियर हो रहा है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो ध्यान से पढ़ना। अब बात करते हैं अपन एक एक अनुसूची की। अनुसूचियां हैं क्या और अनुसूचियों में इनमें क्या दिया हुआ है। तो अनुसूची नंबर 1 नंबर अनुसूची बोलती है दोस्तों, आप ध्यान रखना, अगर संविधान आप पढ़ रहे हैं तो अनुसूची नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 और भाग नंबर 1, क्योंकि जब संविधान अगर देश का है तो नंबर 1 पे भी कौन आएगा? देश आएगा। ये बात ध्यान रखना। अनुसूची नंबर 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, चाहे भाग 1 हो, संविधान अगर देश का पढ़ रहे हैं तो नंबर 1 पे भी कौन आएगा? देश आएगा। इसका मतलब अपन अनुसूची नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो अनुसूची नंबर 1 में क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अनुसूची नंबर 1 क्या बोलती है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। आजकल दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आना स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होनी स्टार्ट हो गई। तो इसी भाषा को वो सवाल के रूप में कैसे पूछता है? भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का क्या है? यहां पे आपको ऑप्शन संघ नहीं मिलेगा, ऑप्शन संघ नहीं मिलेगा, ऑप्शन समूह मिलेगा। लेकिन समूह ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। समूह ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। संघ ऑप्शन नहीं मिलेगा, समूह ऑप्शन मिलेगा, वो गलत होगा। तो सही क्या होगा फिर? तो इसका सही दोस्तों क्या होता है ये देखना आप। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अगर संघ ऑप्शन नहीं है तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन। तो सही आंसर क्या होगा? यूनियन होगा। ये पीछे एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और बार बार आ रहा है ये सवाल कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है, समूह है, या और कोई कंडीशन दे देगा। लेकिन संघ अगर ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं क्या सही होगा दोस्तों? यूनियन सही होगा। कभी भी सही नहीं होगा क्या? समूह है। समूह सही नहीं होगा। तो अनुसूची नंबर 1 क्या बोलती है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी बात भी कहाँ करता है? अनुसूची नंबर 1 में करता है। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले आपको पता है 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे। लेकिन उसके बाद में भी कुछ चेंज हुआ, उसके बाद में भी कुछ चेंज हुआ। एक यहाँ से सवाल पीछे 1-2 महीने पहले और एक एग्जाम ITBP के एग्जाम में एक सवाल आया था यहाँ से कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक सवाल आया था वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो सवाल भी आज मैं आपका कवर कर देता हूँ। वर्तमान की बात पूछता है तो वर्तमान में 28 तो क्या है? राज्य हैं। 28 तो क्या है? राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है तो दोस्तों कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों? 7 पहले थे, सुनना ध्यान से, 7 पहले थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बना दिया तो 9 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था? एक विधेयक पास किया गया था संसद से। उसमें दादर नागर हवेली, ध्यान से सुनना, दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया था? दोनों को मिला के एक कर दिया गया था। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे कवर हो रहा है कि 9 होने चाहिए, 7 और 2 9 होते हैं, 9 होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं 9? तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि 3 दिसंबर 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। उसमें दादर नागर हवेली और दमन दीव, ध्यान से देख लेना, द और द, 2 द मिला के
2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दय मिला के 1 हो रहे हैं। मतलब दादर नागर हवेली और दमन दीप कितने हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं। तो दोनों का 1 हो गया, इसका मतलब 1 वापस घटेगा और 9 में से 1 घटेगा, तो अब कितने बच गए? 8। तो ये सवाल पूछा गया था पीछे ITBP के एग्जाम में कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसने कितना माना? 8 माना, जो कि बिल्कुल क्या था? सही था। ध्यान से पढ़ना, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस बात में गलती मत करना। अनुसूची नंबर 1 अपने पढ़ा, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अगर संघ नहीं है तो ऑप्शन क्या आ सकता है आपके पास? यूनियन ऑप्शन आ सकता है, मैंने बता दिया। क्या आएगा? यूनियन आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन तीसरा बनता नहीं है। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकता है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका आपको सबको पता है, लेकिन दादर नागर हवेली इन दोनों को मिला के और दमन दीप इनके साथ मिला के क्या कर दिया गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब मैं चलता हूँ अनुसूची नंबर 2 की तरफ। अनुसूची नंबर 1 क्लियर हो गई, अनुसूची नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अनुसूची नंबर 2 क्या बोलती है? देखना, अनुसूची नंबर 2 बोलती है दोस्तों वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ते की बात करती है अनुसूची नंबर 2। किसके वेतन और भत्ते की बात करती है? राजकीय पदाधिकारी। बड़ी बड़ी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति। मैं यहां उपराष्ट्रपति की बात नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा आगे बताऊंगा। राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, केग, इनके वेतन की बात करता है कौन? अनुसूची नंबर 2। इनको जो वेतन मिलता है वो अनुसूची नंबर 2 के अनुसार वेतन मिलता है। तो राजकीय पदाधिकारी, राजकीय पदाधिकारी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्तों की बात करता है। कौन कौन से? वो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं कौन कौन से की बात करता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा, राज्यपाल भी है, और राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला पॉइंट, राज्य विधान परिषद, राज्यों की जो विधान परिषद होती है उसके सभापति और उपसभापति, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और केग, इनके वेतन एवं भत्तों की बात करती है अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में क्या, ध्यान से देखना, वेतन एवं भत्ते किनके? राजकीय पदाधिकारी। राजकीय पदाधिकारी कौन से? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का नाम क्यों नहीं लिया? उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के पैसे नहीं मिलते। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का 1 रुपया भी नहीं मिलता। उसको मिलता है किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो यहां पे आ चुका है क्या? राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। तो राष्ट्रपति को मिलता है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, जो कोटा से जीत के और क्या बने हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा का उपाध्यक्ष आएगा, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, और राज्यपाल, राज्यों के राज्यपालों को मिलता है, और विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और केग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। उसको क्या मिलता है? अनुसूची नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो अनुसूची नंबर 2 किसकी बात करता है? वेतन एवं भत्तों की बात करता है। आगे चलता हूं मैं, अनुसूची नंबर 3। क्लियर हो रहा है दोस्तों? आराम से साथ साथ में आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर कोई डाउट लग रहा है आपको किसी टॉपिक में या किसी चीज़ कठिन लग रही है, कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3 क्या बोलती है दोस्तों? शपथ।
ये बात करती है किनकी? शपथ की बात करती है अनुसूची नंबर 3। वही पदाधिकारियों की शपथ की बात करती है। राष्ट्रपति की शपथ की बात करती है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है अपनी संविधान को बचाने की शपथ लेता है, संविधान के समक्ष के संविधान के अनुकूल काम करेगा, वो शपथ किस अनुसूची के तहत लेता है? अनुसूची नंबर 3 के तहत। संघ के मंत्रियों की बात करता है। राज्यों के मंत्री, तो अनुसूची नंबर 3 किसकी बात करती है? शपथ की बात करती है। जो पदाधिकारी, चाहे वो पद की शपथ लो, संविधान की शपथ लो या गोपनीयता की शपथ लो, वो किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं? अनुसूची नंबर 3 के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण करते हैं। तो अनुसूची नंबर 2 वेतन से संबंधित थी और अनुसूची नंबर 3 शपथ से संबंधित थी। अब मैं बात करता हूं अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 दोस्तों क्या बोलती है? देखना, ध्यान से सुनना। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के तहत होता है? अनुसूची नंबर 4 के तहत। वैसे तो दोस्तों मैं आपको मोस्टली बताऊं तो राज्यसभा की सीटें हर जगह आपको पता है अलग अलग होती है, हर स्टेट में अलग अलग होती है, जनसंख्या के अनुपात में सीटें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंड करती है किस अनुसूची के ऊपर? अनुसूची नंबर 4 के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अनुसूची नंबर 4 में ऐसे उपबंध दिए गए हैं कि किसी राज्य की, उस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेंगी, वो भी कहाँ डिपेंड करती है, किसके अकॉर्डिंग होगा वो सीटें का बंटवारा? अनुसूची नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तो ये बात भी ध्यान रखना, अनुसूची नंबर 4 क्या बोलती है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें मिलेंगी, वो बात किस पे डिपेंड करती है? अनुसूची नंबर 4 पे डिपेंड करती है। आगे चलता हूं मैं, अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 और 6 में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं छात्र, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। अनुसूची नंबर 5 और 6 दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अनुसूची नंबर 5 बोलती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की बात करता है, ऑल ओवर दोनों की बात करता है, उनकी उन्नति की, पदोन्नति की बात करता है अनुसूची नंबर 5। ऑल ओवर पूरी इंडिया में, संपूर्ण देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो एक साथ बात करता है वो अनुसूची नंबर कौन सी है? 5। लेकिन फर्क क्या है अनुसूची नंबर 6 में? फिर ये केवल और केवल अनुसूची नंबर 6 किसकी बात करती है? अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी, अनुसूचित जनजाति की बात करती है। वो भी केवल 4 स्टेट, स्पेशली 4 स्टेट के बारे में अनुसूची नंबर 6 बोलती है। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? आपको एक नाम याद रखना है उनके लिए। एटीएम, एटीएम का स्क्वायर, एटीएम का स्क्वायर, ये अनुसूचित जनजाति जो अनुसूची नंबर 6 बोलती है वो केवल और केवल 4 स्टेट के बारे में बात करती है। वो कौन कौन से हैं देखना। असम, आराम से याद कर सकते हो आप, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और एम का स्क्वायर है, मतलब एम कितनी बार है? 2 बार। स्क्वायर होता है किसी संख्या का, इसका मतलब वो कितनी बार आई है संख्या? 2 बार। तो एम का स्क्वायर मतलब 2 बार है। एक एम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मिजोरम। आराम से याद हो सकता है। अनुसूची नंबर 5 एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की बात करता है। अनुसूची नंबर 5 ऑल ओवर पूरी संपूर्ण देश में, लेकिन अनुसूची नंबर 6 केवल और केवल किसकी बात करती है? एसटी की, और वो भी किन स्टेट में? 4 स्टेट में। एटीएम का स्क्वायर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप याद कर सकते हो आराम से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलना और आराम से आप कवर कर सकते हो। एक बार पढ़ोगे आप, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। आगे चलता हूं मैं अनुसूची नंबर 7 की तरफ।
ध्यान से पढ़ना, आराम से आप साथ साथ में नोट्स बनाओ अपने, और आराम से अगर आप पढ़ोगे तो हर एग्जाम में आप आराम से सवाल कवर कर सकते हो। अनुसूची नंबर 7 नंबर अनुसूची क्या बोलती है? राज्य और केंद्र में जो सीटों का बंटवारा, विषयों का जो बंटवारा किया गया है उनकी बात करता है अनुसूची नंबर 7। राज्य और केंद्र के मध्य कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे कानून प्रक्रिया बनानी है, तो उनमें जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो कौन सी अनुसूची बोलती है? अनुसूची नंबर 7। मतलब सीटों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची नंबर बोलती है? अनुसूची नंबर 7। केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची करती है? अनुसूची नंबर 7। अब देखना, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केवल और केवल किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केवल और केवल किसके पास हैं? राज्य सरकार के पास हैं। और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो क्या है? दोनों के पास हैं, केंद्र और राज्य दोनों के पास हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? देखना, इसको बोलते हैं संघ सूची, इसको बोलते हैं राज्य सूची, और इसको बोलते हैं जो दोनों के पास हैं, जो दोनों के पास है उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, और इसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। तो ध्यान से देखना, जो शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं उनको क्या बोलते हैं? संघ का मतलब केंद्र, उनको केंद्र के पास जो होगी, और जो शक्तियां राज्य सरकार के पास है उनको राज्य सूची में आ गए वो, और जो दोनों के पास हैं वो किस में आ गए? समवर्ती सूची में आ गए। अब मैं दोस्तों बताता हूं कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो दोस्तों इसमें 97, इसमें 66, 66 और इसमें 47, 97, 66 और 47 विषय इसमें थे। तो ये बात ध्यान रखना कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, और समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे। अब ये विषय होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है, और ये विषय अब कितने हैं, वो बात करता हूँ। तो दोस्तों ये विषय जो हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, समय समय पे बदलते रहते हैं। कभी यहाँ से कुछ उठा के यहाँ रख दिया जाता है, और कभी यहाँ से कुछ उठा के यहाँ रख दिया जाता है। तो ये विषय तो वर्तमान में बदलते रहते हैं। कुछ टाइम पहले ये 98 थे, वर्तमान में ये 100 हो चुके हैं। तो ये अभी क्या होते हैं? ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये तो करंट की बात है, लेकिन मैं मूल संविधान में ये इतने थे, ये बात आप ध्यान रखना। मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ तो संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, और जब बात करता है समवर्ती सूची की तो उसमें कितने थे? 47 विषय थे। इनके विषय में संघ सूची के आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे रेल की बात करता है, बात करता है रेल की, रेलवे की बात करता है, तो आपने कभी देखा है कि कहीं रेलवे पे या ट्रेन पे या किसी मतलब कोई रेल जा रही है उस पर कहीं आपने कहीं देखा है कि ये यूपी रेल, बिहार रेल, राजस्थान रेल कहीं लिखा नहीं होता, उस पर डायरेक्ट एक नाम लिखा होता है, और उस नाम होता है उस पर भारतीय रेल। इसका मतलब इंडियन रेलवे उस पर नाम होता है। तो वो किस सूची का विषय है? वो संघ सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है, या केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। ये बात ध्यान रखना। आप बात करते हैं मुद्रा की, बात करते हैं मुद्रा की। अब देखना, बात अगर करेंसी चेंज की हो, मुद्रा को बढ़ाना हो या बढ़ाओ की बात हो, तो वहां पे मुद्रा अगर मान लो करेंसी चेंज हो रही है, कुछ टाइम पहले नोटबंदी हुई थी, आपने देखा था नोटबंदी किसने की थी, या नोटबंदी के बारे में आपको किसने बताया था? तो नोटबंदी के बारे में पीएम ने बोला था। इसका मतलब सीएम नोटबंदी नहीं कर सकता। पीएम नोटबंदी कर रहा है तो पीएम तो देश में एक ही होता है, वो बैठता कहां पे? केंद्र में बैठता है। इसका मतलब वो भी किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय। ऐसी अगर बात करता है बैंक की, जैसे आरबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये बैंक भी किस सूची का विषय है? बैंक भी संघ सूची का विषय है। युद्ध की बात करता है, युद्ध भी किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। बात करता हूं मैं डाक की, डाक
और तार, दोनों एक साथ नाम आते हैं, डाक और तार। इनकी बात करता हूं मैं तो डाक, आपने देखा होगा डाक पे जो नाम लिखा होता है वो भी क्या नाम लिखा होता है, भारतीय डाक। चाहे वो डाक यूपी से राजस्थान आ रही हो, चाहे राजस्थान से एमपी जा रही हो, चाहे बिहार से झारखंड आ रही हो, लेकिन उसमें नाम क्या लिखा होता है, केवल और केवल एक ही, भारतीय डाक। इसका मतलब वो डाक भी किस सूची का विषय है, वो भी संघ सूची का विषय है। तो ऐसे 97 विषय थे मूल संविधान में जिन पे कानून कौन बना सकता था, केंद्र सरकार बना सकता था, और वर्तमान में ये विषय बढ़ते घटते रहते हैं और उन पे कानून कौन बनाता है, संघ सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। अब मैं बात करता हूँ राज्य सरकार या राज्य सूची की, तो उसमें मूल संविधान में कितने विषय थे, 66 विषय थे। और जैसे अगर अपन बात करें विषय की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें जो विषय है वो है जनगणना। जनगणना आपको पता है प्रति 10 वर्ष से जनगणना होती है। जनगणना करवाता कौन है, जनगणना करवाता कौन है, जनगणना कौन करवाता है, केंद्र सरकार करवाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि राजस्थान में 10 साल से जनगणना होती है और यूपी में 9 साल से होती है या झारखंड में 3 साल से होती है, ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी आगे होने की संभावना है। तो इसका मतलब एक साथ जनगणना हो रही है, सबकी एक साथ जनगणना हो रही है। तो वो जनगणना करवा कौन रहा है, केंद्र सरकार करवा रही है। कौन करवा रही है, केंद्र सरकार करवा रही है। तो जनगणना की सूची का विषय है वो भी केंद्र या संघ सूची का विषय है। बात करता हूं मैं किसकी, राज्य सूची की। राज्य सूची में कैसे विषय आते हैं, राज्य सूची में जैसे एक मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। आप अगर सोचें एक बार कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, एक तो कोई गांव में रह रहा है, एक व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, एक ए है वो दिल्ली में रहता है और एक बी है वो किसी गांव में रहता है। अब बात करता हूं मैं गाय की, साथ में एक ए है वो दिल्ली में रहता है, एक बी है वो किसी गांव में रहता है। अब एक गाय है, एक गाय है, वो गाय किनके पास होगी या किसके पास होगी, ए के पास या बी के पास। गाय को कौन रखेगा, दिल्ली वाला कैंडिडेट रखेगा या गांव वाला, गाय को रखेगा गांव वाला कैंडिडेट रखेगा। कौन रखेगा, गांव वाला कैंडिडेट रखेगा, जो किसी भी गांव में रह रहा है। दिल्ली में जो कैंडिडेट रह रहा है पॉसिबल नहीं है कि वो वहां पे क्या रखे, गाय का मतलब मेरा यहाँ है पशु से, पशु से। दिल्ली को अपन अगर केंद्र शासित मानते हैं या उसको केंद्र मानते हैं तो पशु कहाँ नहीं रह सकता, केंद्र में नहीं रह सकता। इसका मतलब पशु कहाँ रहेगा, गांव में। और गांव तो राज्यों से, गांव से तो राज्य बनता है, मतलब राज्यों में गांव होते हैं। इसका मतलब जो पशु हैं, पशु किस सूची का विषय है, वो किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। जहां पशु है वही क्या है, जहां पशु है वही कृषि है, जहां पशु है वही क्या है, कृषि है। इसका मतलब कृषि भी किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों ऐसे ही मेले, बाजार, ये भी किस सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, जिन पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब बात करता हूं मैं समवर्ती सूची की, बात करता हूं समवर्ती सूची की। दोस्तों समवर्ती सूची में ऐसे विषय आएंगे जिन पे कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन मान लो किसी नियम, एक मैं बताता हूं आपको, वन है, वन राज्य सूची और केंद्र, वन पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और संघ सरकार भी कानून बना सकती है। इसका मतलब वन किस सूची का विषय है, वन है समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। अब वन पे कानून मान लो राज्य सरकार ने भी बनाया और संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया, लेकिन दोनों के बीच में जो कानून बना है, दोनों के बीच में वहां विवाद उत्पन्न हो चुका है। क्या हो चुका है, विवाद उत्पन्न हो चुका है। तो उस विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में किसका बना कानून वैलिड माना जाएगा। तो जो बड़ा है इसमें, बड़ा राज्य है या केंद्र, बड़ा तो केंद्र है। तो इस समय विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको क्या लागू माना जाएगा या उसको ही स्वीकार किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। वन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। एक सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामों में आ रहा है, इस पे आप जोर लगा के लिख लेना चाहिए, आराम से आप लिख सकते हो। क्या कि शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है शिक्षा, समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों नाम आता है शराब, मैं पूछता हूं आपको, शराब किस सूची का विषय है, शराब। शराब दोस्तों राज्य सूची का विषय है,
शराब की सूची का विषय राज्य सूची का, क्योंकि हर राज्यों में शराब जो होती है, किसी राज्य में टाइम अलग होता है बेचने का, किसी राज्य में जो उनकी रेट होती है वो अलग होती है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केंद्र सरकार ने तो ये नियम नहीं बनाया है। अगर केंद्र सरकार नियम बनाती तो शराब की जो रेट होती है, मुद्रा होती है, उसके जो पैसे होते हैं वो भी क्या होते, फिक्स होते। इसका मतलब वो किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। एक दोस्तों मैं पूछता हूं, विवाह किस सूची का विषय है? विवाह किस सूची का विषय है? तो आप सोच सकते हो विवाह तो जो केंद्र सरकार मतलब केंद्र में रहते हैं उनका भी होगा और जो राज्य में रहते हैं उनका भी होगा। तो विवाह अगर दोनों का होगा, इसका मतलब विवाह किस सूची का विषय है? दोनों में आएगा, तो समवर्ती सूची का विषय है विवाह। एक सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा, जनगणना तो किस सूची का विषय है? संघ सूची का। किस सूची का विषय है? संघ सूची का। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? जनगणना तो किस सूची का है? केंद्र का है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है। ना तो जनसंख्या का अकेला राज्य नियंत्रण कर सकता और ना ही केंद्र, दोनों नियंत्रित करेंगे। तो किस सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण? समवर्ती सूची का विषय है। तो आराम से याद हो सकते हैं, कुछ मैंने आपको बताए हैं और आप और ज़्यादा याद करना, और जितने जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बोर्ड पे बता दिए हैं। आपका सवाल जो है यहाँ से कवर हो सकता है। एक बार आप दिमाग से सोचोगे कि इस पे कौन बना सकता है कानून, इस पे कानून बना कौन सकता है, तो वो चीज़ आराम से आप कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूँ मैं आगे। अब बात करता है, अगर सेना की बात करें, युद्ध की बात करें, तो वो आप सोच सकते हो युद्ध जो होगा वो किस सूची का विषय आएगा? संघ सूची का विषय आएगा। आगे चलता हूं मैं, ये चीज आराम से कवर हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची बोलती है किस के बारे में? शक्तियों का बंटवारा और किन के मध्य? केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, मूल संविधान में 97, 67 और 47 इनमें क्या थे? विषय थे। ये वर्तमान में क्या होता है, ये विषय चेंज होते रहते हैं। आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 क्या बोलती है दोस्तों? अनुसूची नंबर 8 में है भाषा। क्या है? भाषा है। अनुसूची नंबर 8 क्या बोलती है? भाषा। भाषा का मतलब क्या है? राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, यहां जो इस 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है उनका क्या करेगी? समर्थन करेगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी और उनको जितना ऊपर लेके जा सकते हैं वो उतना उनको संवर्धन देगी, उतना उनको ऊपर लेके जाएगी। तो मूल संविधान में इसमें कितनी भाषाएं थी? ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में आया है। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। पूछता है वर्तमान में कितनी है? ध्यान से सुनना, आराम से याद होगा, बिल्कुल भी दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड की तरफ आराम से देखते जाओ, आराम से सारी चीज कवर करेंगे अपन। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान की जब बात करता है कि कितनी भाषाएं हैं, तो आपको क्या करना है कि 8वीं अनुसूची की तो बात है, 8वीं अनुसूची की बात है, तो वर्तमान में इसमें 8 और जोड़ दो। 8 और जोड़ देंगे तो कितनी भाषाएं हो जाएगी? 22। तो मूल संविधान में 14 थी, 8वीं की बात है, 8 और जोड़ दिया, तो अब कितनी हो गई? 22। इसका मतलब मूल संविधान में 8 से अब 22 हो गई है। तो पूछता है अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 14 भाषा तो मूल संविधान में थी, 15वीं भाषा जो जोड़ता है नई, 14 थी, 15वीं जो जोड़ता है वो कब जोड़ता है और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ता है, उसकी मैं बात करता हूं। कब जोड़ता है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 15वीं भाषा कब जोड़ता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और उस भाषा का नाम क्या है दोस्तों? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ता है? सिंधी। ध्यान से पढ़ना, 2167 सिंधी। हो गया याद? हो गया याद आराम से? 2167 सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और कौन सी भाषा जोड़ता है? सिंधी। इसका मतलब कितनी भाषाएं होगी? 14 मूल संविधान में थी, एक अपन ने और जोड़ दी, अब कितनी हो चुकी है? 15 भाषाएं हो चुकी है। अब दोस्तों आगे जो जोड़ता है वो भाषाएं कौन सी है? एक संविधान में संशोधन और होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं एक साथ जोड़ता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ध्यान से सुनना,
पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी, उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी, और अब एक संविधान संशोधन और होता है, क्योंकि अपन को तो 22 करनी है, अभी तो 15 और 3 18 हुई है, इसका मतलब 4 भाषाएं और जोड़नी है, तो एक संविधान में संशोधन और होता है। 21 और 71 होते हैं 92, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं एक साथ जुड़ती हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ध्यान से पढ़ना। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, तो टोटल मिला के भाषा कितनी हो गई? 14 पहले थी और 15 और 3 18 और 4 कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। इसका मतलब मूल संविधान में 14 थी, तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं। सवाल यहां से आता है, आराम से कवर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके सवाल आना स्टार्ट हो चुका है आजकल। वो सवाल पूछता है निम्न में से कौन सी भाषा, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल यह है कि कौन सी नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा बार जो आज तक आया है उनमें क्या है? अंग्रेजी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में दोस्तों नहीं है। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका मतलब अंग्रेजी अनुसूची 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो फिर और कौन सी नहीं है? और कौन सी नहीं है दोस्तों? राजस्थानी भाषा नहीं है, भोजपुरी भाषा नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं जुड़ पाई है। संभावना, कोशिश चल रही है इनकी, लेकिन अभी तक ये 8वीं अनुसूची में दोस्तों नहीं जुड़ पाई हैं। हिंदी भाषा इनमें है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा भी है, संस्कृत भाषा भी है। संस्कृत कहीं बोली नहीं जाती है, बोली नहीं जाती है, साहित्य की भाषा है, लेकिन वो भाषा भी कहाँ है? 8वीं अनुसूची में है। उर्दू भाषा है, हिंदी भाषा है, और मैंने आपको कुछ भाषाएं बताई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये सारी जोड़ी गई है बाद में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है, नहीं जोड़ी गई है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22 है। साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं अनुसूची नंबर 9 की तरफ। अनुसूची नंबर 9 दोस्तों, एक मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, वो अपन ने पढ़ ली। अब आगे जो पढ़ेंगे वो बाद में जोड़ रहा है 4। इसका मतलब अब आपको कितनी पढ़नी है? 12 पढ़नी है। तो 8 अपन ने वो अनुसूचियां पढ़ी हैं जो मूल संविधान में क्या थी, और अब अपन जो नहीं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुसूची नंबर 9। 9 नंबर अनुसूची दोस्तों क्या बोलती है? 9 नंबर अनुसूची है दोस्तों भू सुधार से, भू सुधार से संबंधित है। और ये जोड़ी कब गई थी? ये जोड़ी गई थी दोस्तों पहली, ध्यान से सुना, 8 मूल संविधान में थी, ये सबसे पहले जोड़ते हैं। 8 के बाद में 9 जस्ट पहली अनुसूची है, तो सबसे पहले जोड़ते हैं। इसका मतलब पहला संविधान संशोधन और 1951 में इसे जोड़ा गया। हो गया याद? आराम से याद कर सकते हैं। भू सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। इसमें जो विषय रखे गए हैं, वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 284 विषय हैं। 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 284 विषय हैं। इसमें जो पहले इसमें क्या होता था 9वीं अनुसूची में, जो इसमें विषय डाल दिए जाते थे वो न्यायिक समीक्षा, मतलब न्यायालय उसको चुनौती, न्यायालय में जाके उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब इसमें कुछ फेरबदल, इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं, ताकि इसमें भी कुछ हेरफेर, ऐसा कोई विषय है जिस पे आप न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हो। तो ये भू सुधार से संबंधित है। इसे प्रथम संविधान संशोधन या पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, ये चीज पूछी जा चुकी है एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। इंपॉर्टेंट भी है कि वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 284 विषय रखे गए हैं। अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 किससे संबंधित है? दल बदल, दल बदल से संबंधित है। दल बदल का मतलब क्या होता है? दल का मतलब होता है दोस्तों पार्टी। दल का मतलब होता है पार्टी। बदल का मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। पहले क्या होता था कि कोई भी सदस्य चाहे कोई भी चुनाव जीत के कहीं भी गया हो, चाहे वो विधानसभा में पहुंचा हो, विधान मंडल में पहुंचा हो, चाहे वो संसद में पहुंचा हो, चाहे कोई मंत्री बना हो,
वो किसी भी पार्टी में जा सकता था, कोई भी पार्टी चेंज कर सकता था और कभी भी चेंज कर सकता था। लेकिन इसी बात को 10वीं अनुसूची के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया कि अब अगर कोई आदमी, अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी बदल रहा है तो वो जो 10वीं अनुसूची के तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी पालना करके ही वो पार्टी बदल सकता है, अन्यथा नहीं बदल सकता। तो दल बदल पार्टी बदलने से संबंधित है। कोई सदस्य अपनी पार्टी बदल रहा है तो वो किस कंडीशन में बदल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कब जोड़ता है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दोस्तों कोई भी सदस्य, एक मैं आपको बात बताता हूं इसमें, कोई भी सदस्य मान लो कांग्रेस का है या बीजेपी का है, एक व्यक्ति है ए और एक है बी, इसकी पार्टी है कांग्रेस और ये है बीजेपी का। ध्यान से सुना, मान लो कि कांग्रेस का बहुमत आ गया, बीजेपी का बहुमत आ गया, बीजेपी की सरकार बन रही है या ये आदमी दोनों एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं। अब बी बोल रहा है कि ए तू मेरी पार्टी में आ जा, दोनों जीते हुए हैं चुनाव एमएलए का। बी बोल रहा है ए तू मेरी पार्टी में मतलब बीजेपी में आ जा, तो अगर ये यहां जाएगा तो ये इसकी एमएलए की पोस्ट खत्म हो जाएगी, ये ऐसे पार्टी नहीं बदल सकता। आगे चलता हूं मैं, दल बदल 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में से जोड़ा गया। आगे अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 और 12 को मैं एक साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। ये 11 बोलता है पंचायती राज, पंचायती राज या ग्रामीण विकास से संबंधित बोल सकते हो, ये गांव से संबंधित। और 12 बड़ा है, सुनना, बड़ा है, ये 11 छोटा है, 12 बड़ा है। तो ये बड़ा गांव से बड़ा क्या होता है? शहर। ये शहरीकरण से संबंधित है या नगर पालिका बोल सकते हो। गांव पहले, पंचायत गांव स्तर पे, तो गांव पहले, और 12 बड़ा है तो बड़े स्तर पे गांव से बड़ा होता है शहर। इसका मतलब यह शहरीकरण से संबंधित है। इसको पहले जोड़ा जाता है, पहला है तो 73वां संविधान संशोधन 1992 यहां प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों आप हो सकते हो कंफ्यूज हो, 92 और 93 दोनों आता है, किसी बुक में 92 मिला हो आपको, किसी में 93 93 मिला हो। तो यहां प्रस्ताव रखा गया, यहां पारित हुआ, यहां रखा गया, यहां पारित हुआ। और ये 74वां संविधान संशोधन 1993, सेम कंडीशन इसकी, 74वां संविधान संशोधन 1993। ये पंचायती राज को यहाँ संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ध्यान से पढ़ना, इसमें 29 विषय रखे गए हैं। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये बहुत सारी एग्जाम में आया है। 29 विषय रखे गए हैं, बहुत सारी एग्जाम में आया है कि 11वीं अनुसूची है, उसमें कितने विषय हैं, उसमें कितने विषय हैं, तो उसमें 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं दोस्तों? 29 विषय रखे गए हैं, जिन पे पंचायत अपना कार्य करेगी। पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना, शिक्षा की व्यवस्था, नालियों की साफ सफाई वगैरह वगैरह। कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने विषय रखे गए हैं? फिर बात करता है इसमें कितने विषय रखे गए हैं। तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों 11वीं में अगर 29 हैं, 11वीं में अगर 29 हैं तो 29 में से 11 निकालेंगे तो कितने बचते हैं? पीछे 18 बचते हैं। इसका मतलब 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए? 18 विषय रखे गए हैं। वैसे ही पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह, चिकित्सा की सुविधा, ये सारे विषय कहाँ रखे गए हैं? अनुसूची नंबर 12 में रखे गए हैं। तो दोनों साथ में मैंने पढ़ाई है, ध्यान से पढ़ना। 11 पहले, तो पहले गांव, 11 पहले गांव, पंचायती राज से बात करेगा, पहले गांव। तो 12 बाद में, गांव के बाद में या गांव से बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? शहर, शहरीकरण या नगर पालिका। ये पहले जुड़ेगा 73वां 1992 या 93, ये 74वां 1993। ये इसमें कितने विषय रखे जाएंगे? 29 विषय, 29 विषय रखे गए हैं। और वैसे अगर आप योग भी करोगे ना 2 + 9 का, तो भी कितना होता है दोस्तों? 11 ही होता है। कितना होता है? 11 ही होता है। इसका मतलब 11वीं अनुसूची में जो विषय रखेंगे उसका योग कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11। क्योंकि अगर आपने सामने, अगर यहाँ ऑप्शन 28 आएगा तो अपन हरगिज उसको सही नहीं मानेंगे, और ना ही अपन 31 अगर यहाँ आएगा तो उसको सही मानेंगे, क्योंकि हमने तो वो चीज़ याद की है। एग्जामिनर को क्या पता, उसको क्या पता कि आपने ये चीज़ याद की है
कि 2 + 9 को मिलाओगे तो भी वहां क्या उतना होगा, जो 11वीं अनुसूची में जो विषय है उनका योग भी कितना होता है, 11 ही होता है। कितना होता है दोस्तों, 11 ही होता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए हैं। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 12 में। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ी अपने अनुसूचियां। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।